नमस्कार, छत्तीसगढ़ राउंड अप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले बिलासपुर का जिक्र करेंगे। हॉस्टल के छात्र छात्राओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। प्रयास आवासीय विद्यालय के वार्डन को हटाने की मांग लगातार की जा रही है। रमतला स्थित प्रयास आवासीय विद्यालय जहां पर छात्रों की मांग अब सामने आई है। छात्र छात्राओं ने हॉस्टल में अव्यवस्थाओं के आरोप लगाए हैं। टॉयलेट के दरवाजे टूटे हैं, नाश्ते में कीड़े परोसने की शिकायत है। शिकायत करने पर भी बच्चों को स्कूल से भगाने की धमकी दी जा रही थी। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। ये तस्वीरें आप देखिए। सहयोगी युगल ज्यादा जानकारी देंगे। युगल, विस्तार से पूरा मामला समझाइए। देखिए, बिलासपुर के रमतला स्थित जो प्रयास आवासीय विद्यालय है वहाँ का ये पूरा मामला है। और जो छात्र छात्राएं हैं, वो बच्चे हैं, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि हॉस्टल में अव्यवस्था का आलम है। दरवाजे जो है टॉयलेट के वो भी टूटे हुए हैं। नाश्ते में उन्हें घटिया सामग्री का, खाद्य सामग्री का वितरण किया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो नाश्ता है उसमें कीड़े भी मिल जाते हैं। इसी मांगों को लेकर के वो लगातार प्रबंधन से बात कर रहे थे, लेकिन बात नहीं बनी। तब जाकर के कलेक्ट्रेट का घेराव करने के लिए बच्चे हैं वो पहुंचे हुए थे और काफी दूर से जो दूर दराज के जो बच्चे हैं वहां पर आते हैं। आवासीय विद्यालय है, अध्यापन का कार्य, अध्ययन का कार्य करते हैं और ऐसे में उन्हें काफी असुविधाएं भी हो रही है। कई तरह की दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है और यही वजह है कि आज कलेक्ट्रेट पहुंच करके अपनी जो मांग है उन्होंने रखी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको युगल जानकारी के लिए। और अब दुर्ग से अगली बड़ी खबर, जहां नगर निगम की टीम पर पथराव हुआ है। पथराव में जेसीबी का शीशा टूट गया। अवैध कब्जा हटाने के लिए टीम यहां पर पहुंची थी और निगम की टीम से अतिक्रमणकारी भिड़ गए। निगम की टीम के साथ झूमा झटकी हुई है। दुर्ग के सरस्वती नगर की पूरी घटना है और इस दौरान की तस्वीरें भी आप देखिए जब अतिक्रमणकारी इस कार्रवाई का विरोध करने के लिए खुद अमले से जा भिड़े। जेसीबी का कांच टूट गया है। सहयोगी मिथिलेश ज्यादा जानकारी देंगे। मिथिलेश, फिलहाल क्या स्थिति है? क्या अतिक्रमणकारियों को यहां से हटाया गया है? देखिए, अभी नगर निगम ने उनको साफ तौर पर स्पष्ट कह दिया है कि यहाँ पर अतिक्रमण नहीं चलेगा और जो नियम होते हैं उस नियमों के आधार पर यह कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि कई बार उनको नोटिस दिया गया था, लेकिन जब नोटिस का कोई यहाँ पे कार्रवाई नहीं हुई, उन लोगों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो उसके बाद में आज जो है नगर निगम की टीम वहां पर पहुंची थी अतिक्रमण को हटाने के लिए। लेकिन वो काफी आक्रोशित हो गई। पुलिस के साथ झूमाझटकी भी की इन लोगों ने और उसके बाद में उन लोगों ने पत्थरबाजी भी की जिससे जेसीबी का कांच टूट गया था। काफी तनाव की स्थिति रही, लेकिन उसके बाद में स्थिति नियंत्रण में आई है और निगम जो है वहां पे खाली करवाने के लिए स्पष्ट कह दिया है और जल्द से जल्द वहां पर खाली करने के लिए कहा गया है लोगों को। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको मिथिलेश जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं बीजापुर से अगली बड़ी खबर, जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 2 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नक्सलियों पर ग्रामीणों के अपहरण का गंभीर आरोप है और पुलिस पार्टी को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप इस बार नक्सलियों पर लग रहा है। आपको बताया कि आईडी प्लांट और विस्फोट करने की घटनाओं में ये नक्सली शामिल थे। इस बारे में जानकारी सामने आ रही है। थाना कोतवाली और डीआरजी की संयुक्त कार्रवाई, जिस तरह से हम देख रहे हैं नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जमीनी स्तर पर चलाया जा रहा है। इसी का एक ही असर आप देखिए कि बीजापुर से आज ये जानकारी सामने आई है। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। कई बड़ी नक्सल घटनाओं में शामिल होने की आशंका। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईईडी भी इन्होंने प्लांट किया था। इस बारे में भी सूचना कहीं ना कहीं मिल रही है। थाना कोतवाली और डीआरजी की टीम की संयुक्त कार्रवाई है। और अब चर्चा करेंगे कोरबा जिले की, जहां मार्केट कॉम्प्लेक्स में आज भीषण आग लग गई। ट्रांसपोर्ट नगर के मार्केट कॉम्प्लेक्स की घटना है जिसमें दमकल की टीमें फौरन मौके पर पहुंची, आग को बुझाया गया। तस्वीरें आप देखिए इस घटना की, किस तरह से दूध होकर पूरा जो ऑफिस था जलकर नष्ट हो चुका है। मार्केट प्लेस जिसमें कई सारे ये बताया जा रहा है कि अलग अलग संस्थान थे। एक जगह बैंक भी संचालित किया जा रहा था, कई दुकानें भी थी, 2 हॉल्स भी थे जो कि पूरी तरह से जलकर अब नष्ट हो चुके हैं। 25 लोगों ने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान बचाई है। हादसे के समय बिल्डिंग में 50 लोग फंसे हुए थे। अस्पताल में इलाज के दौरान 3 लोगों ने दम तोड़ दिया। जिला और अन्य अस्पतालों में भी कई लोग अभी भी भर्ती हैं। 14 दुकानों सहित 2 बड़े हॉल्स जिसमें आग लगी और दुकान में जितने भी लोग फंसे हुए थे उन्हें सबसे पहले सुरक्षित निकालना प्राथमिकता थी। 35 साल पुराना कॉम्प्लेक्स से बताया जा रहा है। 2 मंजिला बिल्डिंग में फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे। ये एक बड़ी लापरवाही। एक बैंक का व्यक्ति की शायद कैजुअलिटी हुई है, उनको जिला अस्पताल भेजा गया है और किसी प्रकार की और जनहानि नहीं हुई है। कितने लोग सर फंसे थे, उनको किस तरीके से निकाला गया? बैंक के सारे कर्मचारी, लगभग 35-40 कर्मचारी वहाँ बैंक में थे, उपस्थित थे उस समय।
पब्लिक प्लस कर्मचारी सभी को रेस्क्यू करके एनडीआरएफ की टीम और पुलिस के सहयोग से सबको बाहर निकाला गया है। और रायगढ़ की घटना का भी हम जिक्र करेंगे, जहां आग से लाखों का नुकसान हुआ है। टायर और टाइल्स गोदाम में भीषण आग लगी है और गोदाम में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगना सबसे पहले सामने आया है। आग की चपेट में शराब की दुकानें भी आ गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने इस आग पर काबू पाया, लेकिन आग से तब तक लाखों रुपए का नुकसान हो चुका था। ये तस्वीरें आप देखिए, फौरन टीमें पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू हुए, लेकिन धीरे धीरे कर अन्य दुकानों को भी इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। रायगढ़ के राम निवास चौक स्थित ये राधे डेकोर का स्टोर है। बता दें यहाँ पर जो है फर्नीचर का ये पूरा दुकान था। यहाँ पर आग लगी और आग लगने के बाद जो है पूरा दुकान जलकर राख हो गया है। अभी भी दमकल की गाड़ियां, जो 3 गाड़ियों की मदद से जो है आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अंदर का जो नज़ारा है वो बेहद भयावह है, क्योंकि आग के लपटों में जो है दुकान पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। यहाँ पर हमारे साथ दमकल की जो देख सकते हैं, दमकल की जो टीम है वो भी अभी आग पर काबू पाने के लिए लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं। अभी भी बताया जा रहा है कि भीतर जो है आग लगा हुआ है, आग धधक रही है। इसी को काबू पाने के लिए अभी भी प्रेशर से जो है पानी बहाया जा रहा है। हमारे साथ दुकान के मालिक, उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम लिखते हैं? ऋषि कुमार अग्रवाल। अच्छा, क्या दुकान था ये? पूरा सोफा रिपेयरिंग का काम होता था यहाँ जी। अब बताएंगे, अगर नुकसान की बात करें तो आपके दुकान में कितने का माल था, कितना नुकसान हुआ होगा? लगभग 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है और स्ट्रक्चर का अलग नुकसान हुआ है। स्ट्रक्चर भी पूरा हर जगह से डैमेज हुआ है। कुछ बता रहे हैं कि शरारती तत्वों के द्वारा, या कैसे आपको अंदेशा कैसे लग रहा है कि आग कैसे लगा होगा? हमारे गोदाम के पीछे में एक लकड़ी का गेट है। लकड़ी के गेट के पास कचरा पड़ा था। कचरे, दारू वहाँ कंटिन्यू पीते हैं। दारू पीने से कोई भी कचरे में कोई भी बीड़ी सिगरेट या कुछ भी चीज़ डला है, उसके बाद वहाँ आग पकड़ी है। उसके आग पकड़ने से हमारे पूरे गोडाउन में आग पहुँची है। अब आग लगने का जो कारण है उसकी जांच होगी और जो नुकसान है उसका भी सही आकलन होगा। रायगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए हरपाल सिंह खूंटे। और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आज आग का कहर देखने को मिल रहा है। इसमें लाखों की क्षति की भी आशंका जाहिर की जा रही है। कांकेर के बादे इलाके के नयापारा इलाके में गैराज में आज भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। दुकान में रखे 150 ऑयल और स्पेयर पार्ट्स और टायर भी जल गए। दंतेवाड़ा की भी तस्वीरें आप देखिए। किरंदुल इलाके में स्थित इंडियन कॉफी हाउस में भीषण आग लगी। आग लगने से कॉफी हाउस के किचन में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ है। गनीमत ये रही कि समय रहते कॉफी हाउस में जितने भी लोग मौजूद थे उन्हें बाहर निकाल लिया गया। तो ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सूरजपुर में भी इसी तरह से आग लगी हुई है। साथ ही साथ जंगल की आग लगातार फैलती भी जा रही है। 3 अलग अलग घटनाएं छत्तीसगढ़ में आग को लेकर। एक तरफ आपने देखा जहां कोरबा की फैक्ट्री में आग लग गई और अचानक से इस तरह की जानकारियां धीरे धीरे कर छत्तीसगढ़ में बढ़ने लगी। आज ही आगजनी की 5 ऐसी घटनाएं छत्तीसगढ़ से सामने आ चुकी हैं। 3 अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांकेर, दंतेवाड़ा और सूरजपुर से अचानक से भीषण आग लगी और लाखों के नुकसान की आशंका है। आगे बढ़ते बात करेंगे रायपुर की, जहां न्यू WRS कॉलोनी के जंगल में भीषण आग लग गई थी। SS लोको शेड के पास स्थित है ये जंगल। आपको ये भी बताएं कि आग की लपटें इतनी भीषण थी कि शहरों तक इसका खतरा पहुंचने लगा। दमकल की टीमें फौरन यहां पर पहुंची। सूचना दी गई जैसे ही, उसके बाद आग पर काबू पाने की मशक्कत शुरू हुई, लेकिन इतनी भीषण आग थी कि रहवासी क्षेत्रों में जाने की भी आशंका बनी हुई थी। न्यू WRS कॉलोनी के जंगल में आग लगी है। SS लोको शेड के पास ये जंगल स्थित है। आप देख रहे हैं अभी भी ये आग इसी तरह से धधक रही है। अभी तक पूरी तरह से इस पर काबू नहीं पाया जा सका है। आग की लपटें रहवासी क्षेत्रों में जा सकती हैं और बड़ा नुकसान हो सकता है, इस तरह की आशंका जाहिर की जा रही है। दमकल की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है, लगातार प्रयास करें, लेकिन अभी तक कुछ खास सफलता हाथ नहीं लगी है। अभी भी कुछ हिस्से ऐसे जहां पर आग लगातार धधक रही है। WRS कॉलोनी, जहां के जंगल में अचानक से आग लग गई और कॉलोनी है, रहवासी क्षेत्र है और कई सारे लोग यहां पर गुजर बसर करते हैं। से ये युगल ज्यादा जानकारी देंगे। युगल, मौके पर क्या स्थिति फिलहाल? WRS कॉलोनी का ये पूरा मामला है। आगजनी की घटना घटित हुई है वहां पे, और ये जो जंगल है वहां पर आग लगी है, भीषण आग है और एक आग लगातार फैल रही है। और बड़ी बात यही है कि जो लपटें हैं वो शहर तक ना फैले, इसका डर है वो बना हुआ है। SL लोको शेड भी वहीं पर है रेलवे का, तो ये डबल खतरा हो जाता है। और आग कैसे लगी, कोई शरारती तत्व ने तो नहीं लगाया है। अमूमन देखने को यही मिलता है कि जंगलों में कोई भी आग
लगा करके वहां से चला जाता है। तो ये अभी आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन आग की लपटें दूर कर जल रही है और स्थानीय लोग हैं वो दहशत में है। दमकल की टीम को सूचना दी गई है और आसपास चूंकि रेलवे का भी क्षेत्र है और ऐसे में लोको सेट भी वहां पर संचालित होता है, तो कई तरह की दिक्कतें हैं। फिलहाल दमकल की टीम को सूचना दी गई है। ठीक है, शुक्रिया आपका ये कल जानकारी के लिए। और अब गरियाबंद से अगली बड़ी खबर, जहां जिले के 2 पंचायत सचिव बर्खास्त किए जा चुके हैं। जिला पंचायत सीईओ ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। ऑफिस से लगातार अनुपस्थित रहने पर यह कार्रवाई की गई है। सिरी खुर्द और सोनासिल्ली के सचिव पर बर्खास्तगी का लेटर जारी हुआ। जनपद पंचायत सिंहेश्वर क्षेत्र का यह पूरा मामला लापरवाही बरतने पर सीधे निलंबित कर दिया गया। लेटर की भी ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। ये भी आप देखिए कि लगातार लापरवाही बढ़ती जा रही थी। अनुपस्थिति के चलते बर्खास्तगी का लेटर जारी थे। गणेश राम वर्मा और लालू राम साहू दोनों कार्य में बहुत ज़्यादा लापरवाही बरतते थे। इन्हें दोनों 2 बार निलंबित भी हो चुके थे। साथ ही इनको कई बार कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था, उसका भी जवाब इन्होंने नहीं दिया। इस कारण इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। कार्य में कार्यशैली में कोई भी सुधार नहीं हुआ, जिसके चलते हमें ही ग्राम पंचायतों को नुकसान हो रहा था, अतः इनको बर्खास्त किया गया है। इधर अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेफर मरीज के परिजनों से रुपए मांगने का मामला सामने आया था। मरीजों से 108 एम्बुलेंस के चालक ने पैसे मांगे थे। इसका एक वीडियो भी सामने आया है और वीडियो में एम्बुलेंस चालक एक मरीज से 1000 जबकि 2 मरीजों से दो अलग अलग मरीजों से 2000 रुपए मांगता नजर आता है। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव तक इस मामले को पहुंचाया गया, संज्ञान में आया उनके मामले की जांच के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। उधर एम्बुलेंस चालक ने सफाई दी है कि उसका वेतन बहुत कम है, इसके कारण खाने के लिए पैसे नहीं थे और इसीलिए पैसे मांग रहा था। फिर पैसा ही देगा तो 108 क्यों लेगा वो? क्यों खाना खिलाएगा? खाना भी क्यों खिलाएगा वो? क्यों खिलाएगा खाना? तुम्हारा ठेका लेकर रखा है तो तुम मत जाओ ना, ड्राइवरी छोड़ दो। तुम छोड़ दो, तुम ड्राइवरी, पैसा नहीं है तुम्हारे पास खाने का तो ड्राइवर क्यों कर रहे हो? तुम क्यों कर रहे हो? परिवार जिलाने के लिए। परिवार जिलाओगे तो वो खिलाएगा तब तुम जिलाओगे। इच्छा तो बोलो ना। क्यों इच्छा क्यों? वो शादी करने जा रहा है। ऐसा नहीं होता भैया। क्यों शादी करने जा रहा है बताओ? शादी करने कि वो खिलाएगा सब लोग को, जिसको जितने लोग जाओगे तुम। मर्जी लेकर जा रहे हैं वो तो खुद परेशान है, उसको पैसा है नहीं है उसको, तुमको पता है। मत बोले इच्छा होगा तो खिला देना। क्यों बोले ये बात? क्यों बोले इच्छा क्यों बोले? सारे ड्राइवर ऐसे ही बोलते हैं, इच्छा होगा तो खिला देना, इच्छा होगा दे देना। सब ड्राइवर ऐसे बोलते हैं। बताओ फिर आज मैं अभी बात करता हूँ। ड्राइवर नहीं बोलते हैं, फिर खिला देते हैं। क्यों खिलाएंगे? क्यों खाते हो? क्यों खाते हो बताओ? गरीब आदमी जा रहा है, इलाज करवाने जा रहा है, तुमको खिलाने जा रहा है? बारात में लेकर जा रहे हैं तुमको? बारात में लेकर जा रहा है? बारात में लेकर नहीं जा रहा। तो फिर क्यों बोलोगे? कोई दुख में जा रहा है, कोई इलाज करवाने जा रहा है, गरीब का पैसा है नहीं है क्या पता उसको, उसके जेब में तुम हाथ डाल के देखे हो, उससे पूछे हो? फिर पैसा ही 2 गाड़ी केस लेके जाते हो खाना खिला देते हैं, आने खाना खिला देता है और उसके बाद वो सोच लो आप कैसे करना, खिलाओगे कि नहीं खिलाओगे? नहीं बात नहीं, कोई पैसा बात नहीं हो सकती। उसमें तो साफ बता वो तो जबरदस्ती बोले ना, वो फंसाने के लिए हम लोग कर्मचारी से कुछ भी कोई भी कहेगा तो हम लोग को बात नहीं मानेंगे। ये बताइए 10,000 रुपये पेमेंट पाते हैं महीना में, डेली हम लोग रायपुर जाते हैं, 10,000 रुपये का हम लोग खाना खा देंगे तो परिवार को क्या जलाएंगे? और पायलट जा रहे हैं उनके लिए 12 आवर का अलग अमाउंट फिक्स है और 24 आवर अगर रेफर में जा रहा है तो उनके लिए अलग अमाउंट फिक्स है, खाने के लिए दिया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स भी गलत है। जो व्यक्ति गरीब आदमी है 108 का सुविधा ले रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधा है, जो शासन का और जो नॉर्म्स है उसी बेस में चल रहे, निःशुल्क सेवा है। इसमें ये निजी कंपनी के साथ अनुबंध होता है और उनको ये सेवाएं उपलब्ध करानी होती हैं। अनुबंध में ही सारे खर्चे निहित हैं, तो नागरिकों से एक नया पैसा नहीं लेना है। अगर ये पैसे लेने की बात आ रही है तो ऐसे व्यक्तियों को तो सेवा में निजी कंपनी को रखना ही नहीं होगा। निजी कंपनी पे ये मुझे कहना नहीं चाहिए क्योंकि एक प्रक्रिया है, जांच के बाद कार्रवाई नियमानुसार होगी। लेकिन अगर पेनल्टी का प्रावधान है तो पेनल्टी भी लगेगी, पैसे अगर लिए गए हैं पैसे भी वापस होंगे और ऐसे लोगों से को कार्य से पृथक कर देना चाहिए। इधर धमतरी जिले के परसवानी गांव के ग्रामीणों ने कलेक्टर से धर्मांतरण का दबाव बनाने की शिकायत की है। ग्रामीणों के मुताबिक कुछ लोग गांव में जबरन धर्मांतरण का दबाव बनाते हैं, गांव का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। गांव के मंदिर में जब भी पूजा अर्चना की जाती है तब ये लोग पूजा में खलल डाल देते हैं। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि ऐसा पिछले 5 सालों से चला आ रहा है।
इसकी शिकायत कलेक्टर से की गई और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। 1300 की आबादी वाले परसवानी गांव में सभी लोग हिंदू हैं, जिन पर धर्म परिवर्तन का दबाव कुछ लोग बना रहे हैं। अपने आस्था के जो हम पूजा करते हैं, भगवान बजरंग बली का है तो माता रानी का पूजा है, ये पूजा करते हैं तो इन लोग रविवार के शनिवार के बजरंग बली जी का वार होता है, उस दिन इन लोग अपने जो यीशु धर्म का वो मानते हैं, वो ताली पे तो हमको डिस्टर्ब होता है और इससे हमारे ग्राम का इतना माहौल खराब है कि हम बता नहीं सकते। हमारे गांव में करीब 8-9 लोग ये जो ईसाई धर्म को मानते हैं और अपने लोग मानते हैं तो मानते हैं, दूसरे गांव के आसपास गांव के लोगों को भी बुला कर की प्रार्थना सभा करवाते हैं और अपने अपने जाति या समाज से सबको समझा बुझा कर अपने अपने समाज में समझाए गए। ग्राम परस और राजधानी रायपुर में हनुमान जी का एक ऐसा भक्त भी है जिन्होंने पवन पुत्र हनुमान की 5000 फोटोज कलेक्ट की हैं। उसे एक पुस्तक की शक्ल भी दे दी है और उनकी उपलब्धि गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गई है। रिकॉर्ड होल्डर अखिलेश शर्मा का कहना है कि मेरी हनुमान किताब 10 वर्षों की मेहनत का नतीजा है। इस पुस्तक की पहली तस्वीर सिंदूर भरते हनुमान जी की है। पुस्तक की खास बात यह भी है कि पूरी किताब में हनुमान जी के एक भी स्वरूप को दोबारा नहीं लगाया गया है। तो हनुमान जी के बहुत से भक्त हैं, लेकिन आज हम आपको मिलाने वाले हैं हनुमान जी के एक ऐसे भक्त से जिन्होंने पवन पुत्र हनुमान जी के 5000 फोटो कलेक्ट किए और उसे एक पुस्तक की शक्ल दे दी। तो चलिए सीधे बात करते हैं अखिलेश शर्मा से। तो आपने हनुमान जी के 5000 फोटो कलेक्ट किए, तो ये करने का आइडिया आपको कहाँ से आया और इसकी शुरुआत आपने कैसे की है? जय श्री राम। मैं हनुमान जी की फ़ोटो जो कवर पे जो आप देख रहे हैं, इस फ़ोटो को देख के मुझे बहुत अच्छी लगी फ़ोटो कि हनुमान जी अपने आप को सिंदूर लगा रहे हैं। वैसे इस पर कथा भी है बहुत अच्छी कि माता जी जब सिंदूर लगा रही थी अपने मतलब सिर में, तो माता जी से पूछा गया कि आप हनुमान जी पूछते हैं कि क्यों लगा रहे हैं, तो बोलते इससे ना मेरे मतलब राम जी की आयु दीर्घायु होते हैं। तो महाराज को लगा कि यार इतना सा सिंदूर से प्रभु की दीर्घायु होती है, तो वो परम भक्त हैं राम भगवान के, तो उन्होंने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया। उस दिन से हनुमान जी के शरीर में सिंदूर लगाना शुरू हुआ। ये फ़ोटो इसमें आप देख रहे हैं, इसमें महाराज बहुत तल्लीनता से पूरी बॉडी में सिंदूर खुद से लगा रहा है। ये फ़ोटो शायद कहीं मिलती मुझे, अगर मैं ऐसा कलेक्शन करा तो वो कलेक्शन दिमाग में आया कि यार ऐसी फ़ोटो इकट्ठी की जाए भगवान की। और धीरे धीरे करते करते 10, 20, 50, 100 होते होते बढ़ते गई, फिर 1000, 2000 हो गई। तो मैं सोचा कि और बढ़ाते जाता हूँ। फिर मैंने खुद से कलेक्शन शुरू किया। 1000 से अब फ़ोटो मैंने खुद जाके लेके आई है। अपने जहाँ जहाँ भी मैं जाता था वहाँ की फ़ोटो लेता था मंदिरों की, और फेमस मंदिर तो बहुत ज़्यादा मैंने कलेक्ट किए हैं। और इसके बाद धीरे धीरे मेरे मित्रों से बात किया कि यार मेरे को फ़ोटो चाहिए, नहीं मिल रही, तो उन्होंने बताया कि यार गुड मॉर्निंग की जगह फिर वो लोग मुझे फ़ोटो भेजने लगे बजरंग बली की, और ऐसे करके बहुत सारी फ़ोटो फिर धीरे धीरे। हनुमान जी की 5000 फोटो आपने पहले कलेक्ट की, फिर उसे एक पुस्तक का रूप आपने दिया है। तो ये जो 5000 फोटो हैं, इसको कलेक्ट करने में और पुस्तक का रूप देने में आपको कितनी परेशानियां जो है वो हुई हैं? क्योंकि इस पूरे बुक में हनुमान जी के एक भी स्वरूप का जो है आपने रिपीटेशन नहीं किया है। समय तो बहुत लगा, मेहनत भी बहुत लगी, और आपका जैसे आप बोले परेशानी तो बहुत ज़्यादा हुई इसमें, मगर भगवान का आशीर्वाद था कि अंत भला सो सब भला। फ़ोटो कलेक्ट हुई और मेरी दिली इच्छा थी बनाने की, वो मैंने कंप्लीट कर पाया। प्रभु का आशीर्वाद था, उन्हीं के आशीर्वाद से हुआ, निमित्त मैं बना हूँ, बाकी प्रभु की प्रेरणा से और उन्हीं की कृपा से सब इकट्ठे हुई। तो अखिलेश शर्मा की ये जो उपलब्धि है वो अब गोल्डन बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गई है, और इस कलेक्शन में देश भर के अलावा थाईलैंड, मलेशिया, बाली और कई देशों से हनुमान जी के फोटोग्राफ्स जो हैं वो शामिल हैं। और इस पुस्तक की खास बात यह है कि इसमें हनुमान जी के एक भी स्वरूप का रिपीटेशन नहीं हुआ है। कैमरामैन इमरान कुरैशी के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। इधर जगदलपुर में गोचा महापर्व का आगाज हो चुका है और अस्वस्थ रहे भगवान जगन्नाथ का नेत्रोत्सव मनाया गया है। पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। आपको ये भी बताया कि पुरी के तर्ज पर बस्तर में गोचा महापर्व का आयोजन किया जाता है और इसी क्रम में पुरी से आए पंडितों ने भगवान का भजन किया। कल यानी कि मंगलवार को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा रथ पर सवार होकर निकलेंगे, भक्तों को दर्शन देंगे। भगवान को तुपकी से सलामी भी दी जाएगी। जगन्नाथ मंदिर में कार्यक्रम पूरे 9 दिनों तक चलता है। अभी जो भगवान का जो नवजौवन दर्शन है, 15 दिन जो भगवान सोए थे, अभी आज उनका जो दर्शन है उसको बोलते हैं नवजौवन दर्शन। तो इस नवजौवन दर्शन में हम थोड़ा भगवान को उठाएंगे। अभी वो तो असुस्थ थे, तो अभी उठाएंगे उनको, कीर्तन भजन करके जितना उनका नाम कीर्तन करेंगे वो उतना ताकत भी उनका आ जाएगा।
अभी आनंद भी लगेगा। तो वो आज तो 2-3 बजे तक चलेगा, फिर कल जब रथ यात्रा होगा तो रथ यात्रा के टाइम पे हम कीर्तन करके घूमेंगे। 15 दिन तक जो भगवान अस्वस्थ अवस्था में पड़े हुए थे, उस समय तक वो आंख बंद करके थे। अस्वस्थ होने के कारण आज जो है नेत्र उत्सव में नेत्र उनका आज खोला जा रहा है और नेत्र खोलने के बाद आज उनका पूजा पाठ होगा और वो यहाँ के श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। आज का नेत्र उत्सव होने के पश्चात यहाँ पर रात को जो है उनका भजन पूजन किया जाएगा पुनः, और अमनिया के रूप में आज। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर।